वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे भाई वो है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वर्क डन क्या होगा? तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और यहाँ से अगर h हाइट पे जा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी F जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? h है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? mg, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही हमारा फोर्स होगा। तो F इक्वल्स टू mg होगा और हाइट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारा वर्क डन ऑफ फोर्स अंडर ग्रेविटी निकल जाएगा। तो डिफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल इसका वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर द बॉडी कम डाउनवर्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट यूजिंग स्टेयर, स्लोप, लिफ्ट और एलिवेटर। मतलब कोई नहीं कि सरफेस का यूज कर लो, स्टेयर का यूज कर लो, या कोई इंक्लाइंड प्लेन का यूज कर लो, तो उसमें जो वो डाउनवर्ड अगर आता है तो उसमें जो वर्क डन होगा बोलता है वो हमारा क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स अंडर ग्रेविटी होगा। तो लेट अस कंसीडर दैट m mass object body move under through the vertical height either direction or inclined plane, the force of gravity acting on body vertically downward and the vertical displacement, then the acting force क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए सरफेस है, ये आपका बॉडी है, ये आपका क्या है? आपका बॉडी है। तो हमारा फोर्स जो है देखिए डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, F इक्वल्स टू mg, डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और इसकी हाइट जो s है वो h के इक्विवेलेंट है। तो एक्टिंग फोर्स F इक्वल्स टू, ये जो एक्टिंग फोर्स है ये फोर्स ऑन ग्रेविटी है, तो फोर्स ऑन ग्रेविटी F इक्वल्स टू क्या होगा? mg होगा, और डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू h होगा, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? h है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है हमारा? mg है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m इंटू जी, और s का वैल्यू क्या है? h, तो बन जाएगा वर्क डन W इक्वल्स टू mg h। ये जो वर्क डन है अंडर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का है। अब सवाल उठता है कि मीनिंग ऑफ 1 जूल। तो पिछले क्लास में आपको मैंने वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल बताया था, तो उसका 1 जूल का मीनिंग आपको नहीं बताया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं और अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, तो जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। तो सिंपल है इसका, when a force of 1 Newton displace a body through a distance 1 meter and its one direction, कोई एक डायरेक्शन में अगर 1 मीटर अगर डिस्प्लेस करता है, इज नॉन एज 1 जूल। अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो आपको मैंने बता चुका हूं, ठीक है, पिछले ही क्लास में। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट है, जिगजैग पाथ है, और अगर हम लोग यहाँ पे आके ये कर देंगे तो यहाँ पे इस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो सर्टेन डायरेक्शन मतलब एक शॉर्टेस्ट रूट होगा। मान लीजिए ऐसे इनिशियल पॉइंट है, ऐसे ऐसे आ गया, तो सर्टेन डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला आपका सर्टेन डायरेक्शन होगा, ये आपका इनिशियल है, ये आपका क्या है? फाइनल है। तो ये जो सर्टेन डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। फोर्स अगर हम 1 न्यूटन का अगर अप्लाई किए हैं तो जो वैल्यू वर्क डन का आएगा, h का वैल्यू 1 मीटर, चाहे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर 1 मीटर आता है, तो जो वर्क डन आएगा बोलता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। तो एक्चुअली में पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे कि वर्क डन का जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है। तो यहाँ पर 1 जूल इक्वल्स टू 1 अर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 जूल इक्वल्स टू डैश अर्ग, कितना अर्ग होगा इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए जूल जो है एसआई यूनिट है, तो एसआई में एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ 1 जूल बाई 1 अर्ग कर दीजिए, तो उसका
एम के सिस्टम का यूनिट को लिख दीजिए, सीजे सिस्टम का यूनिट को लिख दीजिए, तो सेकंड कट जाएगा, दोनों माइनस पावर है। अब जब बचा क्या, केजी मीटर स्क्वायर बाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 जूल बाई 1 अर्ग लिख दीजिए। अब केजी को अगर ग्राम बनाना है तो 1 केजी इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 यानी 10 का पावर 3 ग्राम, तो 10 का पावर 3 इज टू ग्राम कर दिए। 1 मीटर इक्वल्स टू व्हाट सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 मीटर है, तो हमारे 100 सेंटीमीटर को 10 का पावर 2 कहते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर को 10 का पावर 2 कहते हैं। तो यहाँ पर 2 ना मीटर है मेरे भाई, 2 मीटर्स पर जेंट है, तो हम लोग 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। ग्राम से ग्राम को काट दिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्योंकि सेम पावर था हमारा। तो ऊपर हमारा देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 का पावर 7/1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना बैठेगा मेरे भाई, 10 का पावर 7 अर्ग बैठेगा। क्लियर है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग। इसी को अगर पलट के दे सकता है, 1 अर्ग इक्वल्स टू क्या होगा, तो 10 का पावर -7 जूल भी दे सकता है। तो 1 अर्ग इक्वल्स टू क्या है, 10 का पावर -7 जूल हो सकता है 1 अर्ग इक्वल्स टू। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई, पावर का कहानी। तो पावर जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो वर्क डन हमारा क्या है, W बाई टाइम टेकन क्या है, T है, तो P इक्वल्स टू W बाई T। अब सवाल उठता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड हो सकता है, चाहे आपका वाट हो सकता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग पर सेकंड होगा, अर्ग पर सेकंड। तो 1 वाट या 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू सेकंड तो दोनों में सेम है हमारा, इसलिए 10 का पावर 7 अर्ग पर सेकंड ये होगा। चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं 1 अर्ग पर सेकंड इक्वल्स टू 10 का पावर -7 वाट भी हो सकता है। ये एमसीक्यू में दे सकता है मेरे भाई, एमसीक्यू इसका ध्यान से देखिएगा, जूल वाला नहीं देता है आजकल ये वाला, ठीक है, वो ट्रेंड हो गया। तो ज्यादातर आपका ये एमसीक्यू देता है 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 का पावर -7 वाट, चाहे 1 वाट इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग पर सेकंड, ये देता है, जनरली यही देता है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अगर पावर है, तो पावर का जो बिगेस्ट यूनिट होता है वो एचपी होता है। एचपी, इसके बारे में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल से, बहुत डिटेल से बताया है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल से एचपी के बारे में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री अभी बता देते हैं, क्योंकि हमारा पावर का चर्चा यहाँ पर आ रही है, हमने कि इसका डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा सा पावर के बारे में भी यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एचपी मीन्स हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना, एक होता है बीएचपी, एक होता है आईएचपी। बीएचपी जो होता है ब्रेक हॉर्स पावर, जो हमको फ्लाई व्हील में मिलता है। कोई भी गाड़ी, मान लीजिए आप एक अपाची गाड़ी खरीदे हैं, ठीक है, तो अपाची गाड़ी खरीदे हैं, तो उसमें आप जब गाड़ी इंजन स्टार्ट करते हैं, तो इंजन हमारा एक आरपीएम के तहत, इंजन का जो अपना आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट के तहत, इंजन के अंदर एक टॉर्क डेवलप करता है। तो पूरा टॉर्क तो हमारा फ्लाई व्हील, जो पिछला चक्का जो इसमें हमारा गियर लगा उसमें तो आता नहीं है मेरे भाई, कुछ ना कुछ चेन पुली है, गियर पुली है, और इंजन के अंदर जो गियर बॉक्स में जो गियर का पुली सब है, फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ तो पावर हमारा कंज्यूम कर ही लेता है। तो जो पावर कंज्यूम करता है, उस पावर को हम लोग इंजर्ड हॉर्स पावर, या इसका दूसरा नाम होता है एफएचपी, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होता है, जो इंजन के द्वारा बनाया गया पावर को थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया जाता है। उसके बाद कंजम्पशन के बाद जो पावर डेवलप रहता है, वो जो बचता है, जो हमारा फ्लाई व्हील पे नेट आउटपुट आता है, वो नेट फ्लाई व्हील आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। तब कभी भी कोई इंजन का अगर पावर आपको मेजर करना है, तो उस कंडीशन में फ्लाई व्हील का रेटेड पावर प्लस इंजर्ड हॉर्स पावर, जो इंजन के द्वारा कंज्यूम किया हुआ पावर है, दोनों को जब प्लस कर दीजिएगा, तब जाकर के आपका एक्चुअल इंजन का पावर निकलेगा, जो एचपी। तो अगर कोई इंजन, अगर इंजन में लिखा हुआ, चाहे कोई मोटर में लिखा हुआ कि हाफ एचपी का, तो उसका जो फ्लाई व्हील आउटपुट पावर होगा ना, तो वो हाफ एचपी से कम होगा, क्योंकि कुछ पावर वो कंज्यूम कर लेगा। अगर हाफ एचपी का है तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा, मान लीजिए 1 एचपी का है ना, तो 0.99 एचपी का वो आउटपुट देने वाला है, यानी कि 0.11 जो एचपी है वो हमारा, उसका इंटरनल पार्ट्स आपका क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो वो लमसम हम लोग मान लेते हैं कि एचपी का पावर है मोटर में, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कंज्यूम कर लेता है ड्यू टू रीजन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
तो हमारा एचपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीएचपी प्लस आईएचपी। इसके बारे में आपको डिटेल से बहुत सारा एमएचपी, बीएचपी, एमएचपी मतलब मीट्रिक हॉर्स पावर होता है, बीएचपी मतलब ब्रिटिश हॉर्स पावर, एक दूसरा स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड में ही होता है। तो सब डिटेल आपको हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन देखे उसमें डिटेल से हम लोग देख चुके हैं। पिछला लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा 1 HP इक्वल्स टू, तो ब्रिटिश सिस्टम की अगर बात करें तो 746 वाट होता है, और इसी को अगर किलोवाट में इंडिकेट किया जाए तो 0.746 किलोवाट होगा। और 1 HP को अगर मीट्रिक में इंडिकेट किया जाए तो हो जाएगा 735.5 वाट होता है, और इसको अगर किलोवाट में इंडिकेट किया जाए तो 0.7355 किलोवाट होगा। अब देखिए 1 किलोवाट को, 1 किलोवाट को मैंने कि 1 किलोवाट स्टैंड फॉर 1000 वाट, तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट को अगर एचपी में इंडिकेट किया जाए तो ये नियर अबाउट आ जाता है 1.34 एचपी के आसपास, इसका ब्रिटिश में आ जाता है। और सेम चीज 1 किलोवाट को अगर मीट्रिक में कन्वर्ट किया जाए तो 1.36 एचपी के नियरर इसकी वैल्यू आती है। अब ये ब्रिटिश और मीट्रिक का लोचा क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए जिस समय मशीन बन रहा था तो दो अलग अलग स्केल चल रहा था, एक लंदन का एक स्केल चल रहा था और एक हमारा इधर अमेरिका का स्केल और इंडिया का एक स्केल चल रहा था, ठीक है। तो इंडियन स्केल बाद में जाकर के जो इंडियन जो स्केल के लेके चल रहे थे वो मीट्रिक ने अमेरिका के स्केल सब जो बाकी चाइना विना का स्केल से मैच कर गया, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहने लगे और उसको मीट्रिक सिस्टम कहा जाने लगा। अब ब्रिटिश अपना स्केल को अभी भी लेकर के चल ही रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश मशीन्स हैं जो आपका इसी सिस्टम पे बनता है, ब्रिटिश स्केल पे ही बनता है हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्किल डिवीजन है, जो इंडिया में जो भी मशीन्स बनते हैं ये हमारे 746 वाट वाले जो ब्रिटिश सिस्टम पे नहीं बनता है, सारे मशीन्स हमारे इस पे बनते हैं। लेकिन हम लोग को फिजिक्स से पढ़ाया जाता है तो ज्यादातर आपको ब्रिटिश सिस्टम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो फिजिक्स की बुक आई है यहाँ पे पहले ब्रिटिश सिस्टम आया था, उसके बाद मीट्रिक हमारा सिस्टम डेवलप हुआ था। अब बहुत सारे इंडिया में ऐसे ऐसे मशीन्स हैं जो पुराने मशीन्स हैं जो मीट्रिक सिस्टम बेस्ड नहीं है, वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड है। तो मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए मीट्रिक पढ़ाया जाएगा और ब्रिटिश वाली मशीन है तो फिर हमको उसका आउटपुट जब लेंगे तो मेजरमेंट उसका गलत आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादातर ब्रिटिश सिस्टम के बारे में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो चलता है वो हमारा मीट्रिक सिस्टम चलता है मेरे भाई, इस चीज को याद रख लीजिएगा। अभी जो भी मशीन्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपनी करती है हमारी, वो मीट्रिक सिस्टम पर करती है, जिसमें उसका 1 HP का जो वैल्यू होता है वो 735.5 वाट के आसपास होता है, ठीक है। 746 वाट नहीं होता है मेरे भाई, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये था मेरे भाई वर्क एनर्जी पावर का डिटेल थ्योरी क्लास, ठीक है। अब कंटिन्यू आगे जो हम लोग एनर्जी को लेकर के आएंगे, ये तो हमारा वर्क और पावर के बारे में डिटेल से आपको बताया, एनर्जी पॉइंट आपको नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, तब तक इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।